मंच पर विराजमान थोड़ी आपके लाडले, आपको आदत हो गई है सुनकर, पर आप पूर्व कहना पड़ेगा आपको। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेरे सहपाठी साथी भाई रविंद्र सिंह भाटी और आपके भविष्य को उन्हीं की कदम चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत भाई नरेंद्र सिंह बिहार, इन दोनों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी के उत्साह को, जो न जाने पिछले कितने घंटों से आप लोग इंतजार करके बैठे थे और टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कब आपकी धड़ाका लाल आएगा और अपनी जीत का तोहफा आपके सामने लाकर खड़ा। साथियों, चुनाव की पृष्ठभूमि से पहले मैं चाहता हूं कि मैं बात रखूं उस जमाने की, उस दौर की, क्योंकि अब जो भाई आपके सामने बैठे वो खास है और मैं उनको तब से जानता हूं जब से वो आम थे। मुझे अभी भी वो दिन याद है, 2013 अगस्त का महीना, हनुमान राजपूत छात्रावास का मेरा ऊपर का रूम नंबर था 65। वो नई 12वीं पास करके हम लोग उत्सुकता में थे, क्योंकि 12वीं तक हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम सब आजादी चाहते हैं और पहली बार जब विश्वविद्यालय या कॉलेज में आते हैं तो सिर्फ आजादी का नाम लेते हैं। तो मैं बरामदे के बीच कुर्सी लगाकर बैठा था, भाई साहब हमारे आतिफ असलम के गानों के बड़े दीवाने हुआ करते थे उस वक्त। उस समय उनके गाने नहीं चलते भी थे तो सुनते भी थे, और उस समय जो स्मार्टफोन्स का जो दौर था वो नया नया ही आया था। हनुमंत हॉस्टल में कुछ गिने चुने से लड़के थे जिनके पास उस वक्त स्मार्टफोन हुआ करता था, उसमें से एक आप भी थे और एक मैं भी था। और एक मुझे किस्सा याद आता है कि फैशन परत भी बने। एक बार हम लोग, क्योंकि नए नए ब्रांड के बारे में जानकारी मिली थी, तो हम लोग वुडलैंड के शोरूम में गए जूते खरीदने के लिए। तो जो बड़े से बूट आते हैं, अब तो हम खुद भी समझने लग गए कि किसको क्या कहकर बुलाते हैं। तो जो बूट आते हैं तो भारी भारी डंडे के लोग हैं, वो खरीद के उस समय अच्छे लगते थे। आप भाई साहब यूं शौक में रहते थे, प्रभु थे, वैसे करते थे। मैं थोड़ा शांत सा था, मुझे लगा कि यार हल्के फुल्के जूते बिक रहे थे, तो मैंने हल्के फुल्के जूते लिए, आपने भारी लिए और 2 दिन पहनने के बाद मेरे शिफ्ट कर दी कि आप पाँव बड़े भारी रहते, आप ये पहनो अच्छे, मुझे आप आगे चलो। फिर ये तो कुछ किस्से थे जो मुझे याद थे। और अब बात में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की करूं और यथार्थ की करूं कि ये जो 2013 से लेकर 22 तक का सफर है, इसने हमें क्या कुछ सिखाया, इस सफर में हमने क्या कुछ बदला, क्या कुछ परिवर्तन किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं और वो दौर आता है जब इंसान परिपक्वता के लिए खुद को महसूस करता है, पाता है। इस शख्सियत के बारे में मैं बात करूं क्योंकि आज इन्हीं की धरा और इन्हीं की बात करना लाजिम है। मैं नहीं जानता कि वर्तमान भविष्य की राजनीति है किस ओर ले जाएगी, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक नेता खुद के राजनीतिक जीवन में जितनी लोकप्रियता की अपेक्षा रखता है ना, यह आदमी इस उम्र में उससे कहीं अधिक की लोकप्रियता हासिल है। मैं सम्मान करता हूं विधायक और सांसद जैसे पदों का, पर माफ करना आज इस व्यक्ति के किरदार के आगे वो पद मुझे कोने लगते हैं। और वो पद अगर इस व्यक्ति के राजनीतिक सफर में लगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडल होंगे और कुछ भी नहीं। किस प्रकार सबसे जो खूबसूरती इस किरदार की मैंने पिछले 9-10 साल में देखी वो ये है
कि आप इन्हें सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करवा दीजिए, इनका जो एनर्जी का लेवल है वो हमेशा आपको लेवल अप मिलेगा 100%। जो चीजें मैंने इनसे सीखी है, हालांकि इनको कभी कहा नहीं, आज एक सार्वजनिक मंच के माध्यम से कहने का मौका मिला तो मैं कह रहा हूं। उसके अलावा कि लोगों के आप जब बीच बैठे हो, उन लोगों को अपनत्व सा कैसे लगे, अपनापन सा कैसे लगे, उस माहौल को कैसे बनाया जाए, वो भी एक और बखूबी के साथ लोगों को उनके साथ जोड़े रखने के इनके पास अद्भुत क्षमता। अब बात करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए। क्योंकि 2-3 दिन पहले जो हमारी जयपुर में संशक्ति कार्यालय में जो मीटिंग थी, उसमें भी एक मैंने बात रखी थी कि बात मुझे ये लगती है कि अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, वो नेतृत्व कर सकता है, उसे लगे कि वो जूझ सकता है, लोगों के लिए लड़ सकता है, तो ही नेतृत्व करें। आपके पास ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, वैभव है, मैं राजनीति केवल शौक के रूप में कर रहा हूं, तो माफ करना, आप ऐसा नहीं करें। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं भी जिला परिषद का चुनाव लड़ के आ चुका हूं, तो लोगों के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच ठोकरे खा के आ चुका हूं, तो मुझे पता है। और इनके साथ और सहयोग से शायद मेरे ख्याल से राजस्थान या भारत का एकमात्र ऐसा छात्र नेता होगा जो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने के बाद छात्र राजनीति में आकर अध्यक्ष बना। परंतु खैर पार्टी से निष्कासित है, उन चीजों पर बात भी नहीं करेंगे, अभी तटस्थ है, कहीं के नहीं है। और मेरे जो राजनीति संबंधी जो बातें चल रही थी वहां जोधपुर में, जब छात्र संघ का चुनाव लड़ने आया, मैं आपको 9 तारीख को जब मैंने टिकट कटा और वो मेरे चेहरे पर जो खुन्नस नहीं थी, नाराजगी नहीं थी, उसकी वजह थी इसका कॉन्फिडेंस और इसकी वो लाइन कि किसी पद और पार्टी के गुलाम नहीं है। ये बात मैंने यह भी आज तक कभी नहीं की। मैं 4:30 बजे के करीब सर्किट हाउस जोधपुर में होता हूं, क्योंकि 2-3 घंटे का वो समय मैं जैसे तैसे जिन परिस्थितियों में गुजरता है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। पर टिकट कटने के बाद जो अगला मिनट होता है, जब एक आदमी रिएक्ट करता है, उसकी भावनाएं कि मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराऊं, दोषी किसे ठहराऊं, या मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, उस वक्त मैं बड़ा सुकून सा महसूस कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी मैं लो कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे बार बार न जाने की क्यों वो पंक्ति याद आ रही थी कि किसी पद और पार्टी के गुलाम नहीं है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद मैं उनसे मिलता हूं और इनका वापस जो रिस्पॉन्स होता है डबल कॉन्फिडेंस के साथ कि अरविंद साहब को पता है कि मजा क्या है, आपको टिकट मिलता, आप लड़के जीतते, अच्छी बात है, पर जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो और फिर चुनाव लड़के जीतो, उसका मजा और सुकून उठाना है। मैंने कहा भाई साहब आपकी बात ठीक है, बाप से आपने बैर मोल लिया, बेटे से मेरे को बैर मोल दिलवा दिया, अशोक जी से तो आपने बैर मोल ले लिया, वैभव जी से बोल आपने मुझे दिलवा दिया बैर। और वैभव जी की बात करूं तो मैं हालांकि नाम नहीं लूंगा, कल मेरे पास किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का फोन आता है, मुझसे बात करते हैं, तो कहते हैं कि यार सर्किट हाउस में वैभव जी ने मुझे बुला रखा कि अरविंद सिंह जहां कहीं जाता है ऐसा क्यों कहता है, ना तो कांग्रेस की बुराई करता है, ना भाजपा की बुराई करता है, ना एबीवीपी की बुराई करता है, ना हरेश्वर की बुराई करता है, सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और उसके साथ वाले रविंदर सिंह वो मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा मेरी तो खैर विद्रोह की आदत कम थी, पर इनके साथ रहकर अब लग गई है, तो प्रयास करेंगे कि अब विद्रोह में जो मजा करके देंगे। तो उसके अलावा जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता, तो अगले दिन हनुमंत राज को छात्रावास और सरदार हॉस्टल के साथियों से मिलना हुआ, और मैं जानता भी था कि
लोगों को मुझसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं और सबसे पहली अपेक्षा पे मैं खड़ा इसलिए नहीं उतर पा रहा हूं कि रविंदर सिंह ने एक अलग सा एनर्जेटिक माहौल बना रखा था और मैं धीर गंभीर शांत स्वभाव का आदमी हूं। अब उस परिस्थिति में युवाओं को कैसे मैं समझा पाऊंगा कि यार मैं भी इसके लिए ठीक हूं, मैं भी आपके लिए काम करूंगा, पर हो सकता है कि मैं उतना विद्रोह नहीं कर पाऊं, उतनी जोर से आक्रामकता नहीं दिखा पाऊं, शायद उतनी टेबलें नहीं बजा पाऊं। मुझे मेरी भी तो डिफेंस मैकेनिज्म है भाई, मुझे भी मेरी रक्षात्मक प्रवृत्ति के लिए कुछ कहना था। तो बैठे बैठे एक और तिरंगा पिक्चर का मुझे डायलॉग याद आया कि नाना पाटेकर और राजकुमार जब आपस में कुछ चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि रविंदर सिंह का अंदाज ऐसा है कि पहले लाभ फिर बात और जरूरत पड़े तो मुलाकात, और मैंने कहा मैं ठीक उसकी विपरीत प्रवृत्ति का हूं, पहले मुलाकात फिर बात और जरूरत पड़े तो बात। खैर ये सब चीजें एक हिसाब की हमने बात रखी। हम बात कर रहे थे युवा और उनका राजनीतिक परिदृश्य क्या हो और हम किसके बारे में कैसे चले और कितना आगे बढ़े। साथियों, आप लोग वो लोग हैं जो आज से 25 साल तक, आने वाले 25 साल तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में किन की भूमिका होनी चाहिए वो आप लोग तय करने वाले हैं। मैं इसलिए शायद मेरे विचारों के साथ थोड़ा आदेशवादी हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्तित्व के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, और जिस व्यक्ति को जो सिद्धांत, जो विचार आगे ले जाए क्षणिक सफलताओं के लिए, उसे वो विचार, वो सिद्धांत नहीं त्यागना चाहिए। अगर रविंद्र सिंह को आक्रामकता आगे लेकर गई है तो मैं तो चाहता हूं कि वो जीवन भर आक्रामकता को अपनी ढाल बनाकर साथ चले। और मुझे अगर लगे कि मेरा धीर गंभीर सरल स्वभाव आगे ले जाता है तो मुझे इसके साथ अड़े रहना चाहिए, इसके साथ अड़े रहना चाहिए। आज आवश्यकता है तो युवा किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करें राजनीति में, इस पर मैं कुछ बात रखने जा रहा हूं। एक तो नेता और राजनेता में फर्क समझिए आप लोग। नेता वो होते हैं जिनमें नेतृत्व की क्षमता है, जो जाति धर्म की बात ना कहे, जो सभी को, हर जाति वर्ग धर्म 36 कोण को साथ लेकर चल सके, वो नेता होता है। और राजनेता को मैं इसलिए अलग मेरी परिभाषा में रखता हूं क्योंकि हो सकता है कि आप उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हो जहां पर जातिगत समीकरण आपके पक्ष में है, आप वो चुनाव लड़ते हो, आप वो चुनाव जीत जाते हो, आप राज का हिस्सा हो जाते हो, आप राजनेता कहला लोगे, पर अगर आप में नेतृत्व की क्षमता नहीं है तो आप नेता कभी नहीं नेता होते। और आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि राजनीति में कभी धृतराष्ट्र नहीं बने। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन प्रिय था, उस प्रिय को राज लेने के चक्कर में पूरा हस्तिनापुर उजड़ गया था, पूरा हस्तिनापुर डूब गया था। इसलिए जब कभी भी, जब किसी के साथ भी अन्याय हो, चाहे किसी भी जाति का हो, एक तो फेसबुक और सोशल मीडिया के वॉरियर बनना बंद करें। हमारा कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर कुछ भी किसी के बारे में कहे, हम उसके नीचे धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। अगर गलती से किसी जयंती पर मेरे से रविंदर सिंह से ट्वीट नहीं आए, हो सकता है किसी कार्यक्रम के चलते नहीं आए, हम लोग उन्हें भी उस मुख्य धारा से दूर करके कुछ कहना शुरू कर देते हैं। इतनी छोटी और संकुचित हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने तय किया है कि ये नेता 20-25 साल तक हमें नेतृत्व दे, तो इन छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखे, इन बातों पर कभी गौर मत फरमाइए। इसलिए आवश्यक यह है कि जब किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, गलत हो रहा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, आप उसके साथ खड़े रहें। मैं जानता हूं कि यहां पर हर जाति धर्म के लोग बैठे हैं और हम खुद चाहते हैं कि अगर हम राजनीति में आए तो नेता बनने की परिभाषा भी यही है जो मैंने पहले बताई, इसलिए मुझे उन्हीं की बात करनी है। तो एक तो सबको साथ लेकर चले,
और अन्याय सहन नहीं करें, क्योंकि महाभारत का वही दृष्टांत था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस चीरहरण की सभा में कुल गुरु कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म भी थे, पूरा गुरु समाज बैठा था। और उसका अंत क्या हुआ? उन्होंने न्याय को देखा और उसके पुत्र द्रोण भी गए, भीष्म भी गए, कृपाचार्य भी गए और पूरा कौरव समाज गया। हम सम्मान तो करते हैं भीष्म पितामह का एक अलग परिप्रेक्ष्य में, द्रोणाचार्य का अलग परिप्रेक्ष्य में, पर कभी ये पक्ष भी देखे कि जब अन्याय हो रहा था तो वो लोग वहां पर साक्षात गवाह थे, उस अन्याय को होते देख रहे थे। इसलिए उनकी जो नीति ने जो नियति की वो होनी ही थी और वो सही हुआ। इसलिए किसी के साथ गलत हो रहा हो वो सहन करना बंद करें, जो यथार्थ हो उसे स्वीकारें। आपके नेता से कितनी भी नाराजगी हो तो बंद कमरे में कहें, एकांत में कहें, पर सार्वजनिक चाय की खड़ियों पर बैठकर या लोगों के दोस्तों के बीच में बैठकर कहना ये बंद करें। और अगर आप लोगों को लगे आपका कौशल किसमें है, अगर कोई व्यापार करना चाहे तो उत्कृष्टता के साथ करें, अगर कोई राजनीति करना चाहे तो उत्कृष्टता के साथ करें, अगर कोई नौकरी करना चाहे तो उत्कृष्टता के साथ करें। आपको आपकी कौशल का पता होना चाहिए कि आप किस रेस के लिए बने हैं, उस रेस के लिए दौड़े, दूसरा ट्रैक चेंज नहीं करें कि 2 साल राजनीति कर लेता हूं, 2 साल फिर नौकरी की तैयारी कर लूंगा और ये सब नहीं हुआ तो फिर कोई दुकान खोल लूंगा। आपको आपकी स्किल सेट का पता होना चाहिए, आपको आपके कौशलता का पता होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं कि बहुत आपके लिए हर्ष उल्लास का माहौल था, मैंने इसको एकदम थोड़ा सा सीरियस बना दिया। खैर, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। बस एक चीज ध्यान रखें कि जिंदगी में आपके सिद्धांत और आपका लोक संग्रह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना हो सके अपने सिद्धांतों के साथ रहें, और लोक संग्रह तो आज इनका मुझे दिख ही रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आज तक मैंने कभी नहीं कहा रविंद्र सिंह को, मैंने कहा रविंद्र सिंह भाटी, मैं नहीं जानता कि भविष्य में आपकी राजनीतिक यात्रा क्या होगी, पर जब कभी भी शायद मुझे खुद की बात लिखने और कहने का मौका मिलेगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि अरविंद जैसे छात्र नेता हर दशक में 9 आ जाएंगे, पर रविंद्र सिंह भाटी जैसा छात्र नेता एक शताब्दी में आएगा। आज का जो प्रेम और स्नेह देखकर मुझे लगा, क्योंकि राजनीति है और इस व्यवस्था में आने के लिए महत्वाकांक्षा एक लाजमी सा शब्द है, इसका जो स्नेह और प्रेम देखकर मुझे लग रहा था कि आदमी अगर किसी पद पर भी नहीं रहना और आजीवन आप लोगों के बीच में रहना, इसकी जो सम्मान और इसकी जो प्रतिष्ठा है ना, वो एक सांसद और एक विधायक से कहीं है। ये विधायक और सांसद तो बहुत छोटे लोगों के लिए है, जो तो किसी भी प्रकार से राजनीति में सेट होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। आप लोगों के लिए सिर्फ माध्यम हो सकते हैं राजनीति में जाने के लिए। मैं आज स्वागत की जो रैली थी वो यही देख रहा था कि मुझे कहना क्या है वहां जाकर, और मैं निशब्द था। खैर, मैं मेरी बात समाप्त करने जा रहा हूं। कभी कभी लिखता हूं कि लोग कहते हैं जब मुझसे मिले कि जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं, कल वो कंधे किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगाकर मुझे देख रही है, कल उस भीड़ में खड़ा मैं किसी और को देखूंगा। ताजपोशी का ये वक्त भी बीत जाएगा, पीछे बचेगा तो व्यक्ति और उसका किरदार। मैं जानता हूं अरविंद एक दिन अध्यक्ष पीछे रह जाएगा और अरविंद आगे निकल जाएगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, अतुल्य अप्रतिम मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी के स्नेह का, मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी की ऊर्जा का। धन्यवाद, मेहरबानी।